नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में। और इस वीडियो में अपने पूरा 1885 से 1947 तक का जो इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट यूनिट हमारी हो गई थी, सेकंड भी हो गई थी, थर्ड यूनिट आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि अपने लास्ट टॉपिक को करने जा रहे हैं। उसके बाद में हमारा शुरू होगा भारतीय संविधान। तो चलिएगा बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो किस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसके 3 चरण अपने मानते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला चरण जिसे हम उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं, 1885 से 1905 तक का इतिहास है। उग्रवादी चरण की अगर हम बात करें तो 1905 से लेकर के 1915 तक का इतिहास है। गांधीवादी युग इसके बाद में स्टार्ट होता है और गांधीवादी युग जो है उसको अपने 3 फेज में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है 1919 से 1929 तक का, फिर 1929 से 1939 और फिर 1939 से 1947 तक का इतिहास। तो आइएगा शुरू करते हैं इतिहास को और एक एक चरण को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें उदारवादी चरण के विषय में। तो उदारवादी चरण का जो समय है वो 1885 से 1905 तक का हमने माना है। इस समय राष्ट्रवादी धारा का उदय होता है। तो हम ये देखें कि भारत में वो कौन से कारण थे जिनके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ग्लोबल कुछ ऐसे कारण बन रहे थे जिनके कारण भी यहाँ पर राष्ट्रवाद का उत्थान होता है, उदय होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो भारत का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण हो जाता है। जैसे ही हमारे यहाँ अंग्रेज आते हैं, 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो जाता है पूरी तरह से और एक राजनीतिक सत्ता बननी प्रारंभ हो गई। एक प्रकार की आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक एकीकरण हो जाता है। तो एक प्रकार से कहीं न कहीं जहाँ पर ये शासन कर रहे थे वो एकता के सूत्र में भी बांध रहे थे। तो राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण हमारा हुआ था। इसके अलावा जो एजुकेशन थी वो भी चेंज हुई, जिसमें पाश्चात्य चिंतक भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए उपलब्ध हुए। हमने पाश्चात्य चिंतन को भी पढ़ा, साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ा था। भारतीय हित और उपनिवेशी हितों में व्याप्त विरोधाभास जो था, भारतीय हित जो थे और उपनिवेश के रूप में जो हमारी स्थिति थी, उनके मध्य विरोधाभास के कारण भी उदय हुआ। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रोल हम मानते हैं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सुधार आंदोलन की। तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि जहाँ पर हम लोग जाति धर्म में बंटे हुए थे, तो इसने सबको एक करने का जो है प्रयास किया। उस कारण एक हुए भी और एकता के सूत्र में जुड़ने लगे, जिससे राष्ट्रवाद के उदय हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये तो हम सभी जानते हैं, इससे इम्पोर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता, प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका। हमारे लोगों ने भी प्रेस और समाचार पत्रों का उपयोग किया और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार किया। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का उत्थान हुआ और इसके अलावा भारतीय अतीत का पुनः अध्ययन, भारत का जो गौरवशाली अतीत है वो हमने पुनः पढ़ा, शिक्षा के माध्यम से आया। तो हमें ये पता चला कि हमारे पास में क्या क्या था, किस प्रकार से हम रहते थे। तो एक प्रकार से फिर हमारी खुद की राष्ट्रवाद की भावना जो है वो उदय होनी शुरू होती है। इसके अलावा यूरोपीय आंदोलन भी चल रहे थे जिनका प्रभाव भी ग्लोबल रूप से हम यहाँ पर देखते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद भी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साहित्य, जो उस समय साहित्य लिखा गया, कविताएं लिखी गई, उनमें भी काफ़ी इस प्रकार की भावना होती थी कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब हम देखिए 1885 जो है, वहाँ से हमने इस इतिहास को माना है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो हम देखें कि कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी और उनके उद्देश्य क्या थे। तो एक संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसे जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे द्वारकानाथ टैगोर, कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, राजा कालीकृष्ण और राजकमल सेन। इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना और ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी है, तो हमारी रहेगी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। उसके बाद में दूसरी जो संस्था बनी वो थी बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1843 में। इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमस, प्यारी रामचंद्र इसके सचिव थे। इन 2 लोगों का नाम आता है और इसका जो उद्देश्य था वो था भारत के लोगों की वास्तविक दिशा को प्राप्त करना और लोगों में राष्ट्रवादी भावना को जगाना।
तो देखिएगा दूसरी जो संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, और इसमें देखिए नाम किसका आ रहा है, अंग्रेज़ का ही है ना, जॉर्ज थॉमस और प्यारी रामचंद्र। और यहाँ उद्देश्य जो था इसका वो था भारत के लोगों की वास्तविक दशा, अभी कंडीशन क्या है, और लोगों में राष्ट्रवादी भावना को जगाना। तो यहाँ तीसरी संस्था हम देख सकते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसमें क्या हुआ कि ये और ये नंबर 1 और नंबर 2 का विलय कर दिया गया, दोनों को मिला करके इसकी स्थापना की गई थी 1851 के अंदर कलकत्ता में। इसमें जो संस्थापक सदस्य रहे वो रहे राजेंद्र लाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष, राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य था भारत के लिए राजनीतिक हितों की मांग करना। फिर हमने देखें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसका निर्माण लंदन में होता है, भारत से बाहर है ये। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस संस्था का निर्माण किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत की समस्याओं को इंग्लैंड के लोगों से अवगत कराना और वहाँ से जन समर्थन प्राप्त करना। इसके अलावा अगली संस्था आती है हमारे पास में इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता में 1876 में बनी। इससे पहले देखिएगा इंडियन लीग भी है 1875 की, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इसकी भी भावना वही थी, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना और राजनीतिक शिक्षा देना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और आनंद मोहन उसके साथ थे। इसका जो उद्देश्य था राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देश में एकता, सिविल संहिता प्रणाली में सुधार की मांग। इसने एक तो कहा भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए देश में एकता स्थापित करना और सिविल सेवा परीक्षा जो है उसकी प्रणाली में सुधार करना। फिर आती है पूना सार्वजनिक सभा, 2 अप्रैल 1870 को पूना में बनी। इसके जो संस्थापक रहे महादेव गोविंद रानाडे। ये चाहती थी, इसका उद्देश्य था सरकार और जनता के मध्य सेतु का काम करना। फिर बनी मद्रास महाजन सभा, 16 मई 1884 को, कांग्रेस से लगभग पहले की है। एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, ये 3 सदस्य थे इसके संस्थापक। और इसका उद्देश्य था स्थानीय संगठन है उनके कार्यों को समन्वित करना। फिर हम देखें बॉम्बे प्रेसिडेंसी, 1885 में बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। इसके जो सदस्य रहे संस्थापक वो थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। इसका उद्देश्य था सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करना, भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना। अब हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में, तो A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति जो था उसने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। तो पहले किसकी स्थापना होती है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ की 1884 में। इसका पहला अधिवेशन होता है 28 दिसंबर 1885 को। तो A.O. ह्यूम ने किसकी स्थापना की, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की। इसका पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो पहले क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसको बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और ये सम्मेलन जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या कहा, A.O. ह्यूम ने जिसकी स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की, उसका पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को। और दादा भाई नौरोजी ने इस सम्मेलन के अंदर इसका नाम बदला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। यह सम्मेलन पहले पूना में होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गया, हैजा फैल गया था। इस कारण इसका जो आयोजन है वो बॉम्बे में किया गया। कोलकाता के वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष चुने गए थे। पहले अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें 72 लोग आए थे। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस की स्थापना के विरोधी थे। तो यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस की स्थापना के विरोधी थे, तो वो थे सर सैयद अहमद खान। इसके विरोध में उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस की स्थापना की थी 1886 में, और साथ ही साथ यूनाइटेड पेट्रियट्स एसोसिएशन की भी स्थापना हुई 1888 में। तो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित काफ़ी सारे देखिए विचारधाराएं आती, सिद्धांत आते हैं। इसमें एक मूल सिद्धांत है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कहता है कि A.O. ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय डफरिन के मार्गदर्शन के आधार पर ही इस संगठन को जन्म दिया था, जिससे कि उस समय भारतीय जनता में पनपते बढ़ते असंतोष को हिंसा के ज्वालामुखी के रूप में फूटने से रोका जा सके और असंतोष के वाष्प को बिना किसी खतरे के बाहर निकलने के लिए सुरक्षित, सौम्य और शांतिपूर्ण संवैधानिक निकाय
यानी सुरक्षा वाल्व उपलब्ध करवाया जा सके। जिस तरह से कुकर में होता है ना सेफ्टी वाल्व, उसी तरह से कहा कि 1857 के अंदर देखिएगा जो विद्रोह होता है तो वो हिंसा हुई है ना, और असंतोष हुआ, तो उससे निपटने के लिए कहते हैं कि डफरिन ने ये योजना बनाई थी और A.O. ह्यूम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य था कि एकदम से जनता का जो ज्वालामुखी है वो गुस्से का फूटे नहीं, यहाँ से हमें एक तो पता चलता रहेगा, एक ही अपने आंदोलन वगैरह के माध्यम से अपनी बात को कह सकेंगे तो हिंसा वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसलिए इसकी स्थापना सुरक्षा बल के रूप में की गई थी। अठारह में जो घोषणा पत्र बना उसके उद्देश्य क्या थे? उसका पहला उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय निर्माण पर बल देना, दूसरा लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना और राष्ट्रीयता की मुख्य धारा में लेकर के आना, औपनिवेशिक शासन की वास्तविक प्रवृत्ति के प्रति लोगों में समझ विकसित करना, इसके आधार पर बौद्धिक संघर्ष को संगठित करना, साझा और अखिल भारतीय राजनीतिक मंच को स्थापित करना और सुदृढ़ बनाना, साझा राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, अखिल भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को विकसित करना, ये एक मुख्य उद्देश्य अपने कह सकते हैं। इसके अलावा प्रजातांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को प्रोत्साहित करना, लोक संप्रभुता की संकल्पना को विकसित करना। अब हम देखें आरंभिक राष्ट्रवादी जो थे 1885 वाले, उनकी प्रमुख मांगे क्या रहीं, उन्होंने क्या डिमांड की थी सरकार से? तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो था कि जो विधान परिषदें हैं उनका विस्तार करना, दूसरा था उच्च सरकारी नौकरियों में हमें भी अवसर दिए जाएं, इंग्लैंड और भारत में जो ICS की परीक्षा होती है यानी IS की जो परीक्षा होती है उसका आयोजन कर सिविल सेवा का भारतीयकरण करना, यानी भारत में भी ICS की परीक्षा साथ ही साथ होनी चाहिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना होगा, प्रेस और भाषण पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको समाप्त करना, विदेशों में बसे जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा, सैनिकों के खर्चे में भी कटौती करना, भारतीय प्रशासन की जांच के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति, नमक टैक्स जो लगता है उसको समाप्त करना, गृह प्रभार यहाँ जो खर्चा होता है उसमें कमी करनी, उत्पाद शुल्कों की समाप्ति, भारत में कुलियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको समाप्त करना, वन कानून और प्रशासन द्वारा उत्पन्न किए गए कष्टों का निवारण करना, कारखानों में श्रमिकों की स्थिति को सुधारना, देसी उद्योगों को बढ़ावा देना और आर्म्स एक्ट को रद्द करना। ये आरंभिक राष्ट्रवादियों की मांगे थी जिनके लिए इन्होंने आंदोलन वगैरह जो भी कदम उठा सकते थे अपने इन्होंने प्रयास किए थे। इन मांगों के लेकर के इनके द्वारा प्रयास किए गए थे आरंभिक राष्ट्रवादियों के द्वारा। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की उपलब्धियां क्या रहीं? एक राजनीतिक मंच बन गया, सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। जिसकी कमी थी अब, यानी किस मंच के माध्यम से आवाज़ उठाई जाए। राष्ट्रवाद की भावना जागी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। भारतीय खर्चों की जांच के लिए एक वेलबी समिति की नियुक्ति की गई। 1886 में लोक सेवा आयोग की बहाली भी हुई। 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत और लंदन में एक साथ साथ परीक्षा लिए जाने का विधेयक भी पारित हुआ। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से ब्रिटिश जो आर्थिक नीतियां थी उनका विश्लेषण किया गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लाभ हुए थे आरंभिक राष्ट्रवादियों के द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में हुए मुख्य अधिवेशन कांग्रेस के 1885 में बम्बई में हुआ। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये पहला अधिवेशन था और कांग्रेस के उद्देश्य जो हैं वो इसमें तय किए गए थे। 1886 में दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसके अंदर देखिएगा राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया। 1887 में मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल ने की और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष माने जाते हैं। 1889 में बम्बई के अंदर अध्यक्षता की थी सर विलियम वेबरडन ने। कादम्बिनी गांगुली ने भी इसमें हिस्सा लिया था। 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, 1891 में नागपुर में आनंद चार्लू ने इसमें भाग लिया था, अध्यक्षता की थी। 1892 में इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसके अंदर देखिएगा जो है अध्यक्षता की गई थी। 1893 में लाहौर में और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1884 के अंदर मद्रास के अंदर अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता की। 1895 में पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1896 में कलकत्ता में AM A सयानी में
ने अध्यक्षता की थी। यहाँ जो मुख्य बात थी वो ये थी कि अकाल उत्पन्न करने के कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। 1897 में अमरावती में MC शंकरन अध्यक्षता की। इसे काला वर्ष घोषित किया गया और पुणे में इस समय प्लेग फैल गया था। 1898 के अंदर मद्रास में आनंद मोहन बोस ने अध्यक्षता की। 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त ने अध्यक्षता की। इसने भू राजस्व के स्थायीकरण की मांग की गई और पार्टी का प्रथम संविधान भी तैयार किया गया। 1900 के अंदर लाहौर के अंदर जो है अधिवेशन हुआ। इसमें NG चंद्रावरकर ने अध्यक्षता की। 1901 में कलकत्ता में हुआ। दिनेश शाह ई बाचा ने अध्यक्षता की। इस समय महात्मा गांधी मंच पर आए। उनका उद्देश्य दक्षिणी अफ्रीका में आंदोलन के लिए समर्थन मांगना था। 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष। 1904 में बम्बई में सर हेनरी कॉटन। 1905 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई थी इसमें। तो देखिएगा, जो पहला चरण रहा था वो था उदारवादी चरण, और उसके बाद में उग्रवादी चरण आता है। उसके कारण क्या थे? तो ब्रिटिश राज की प्रकृति को एक तो ये भली भांति समझ गए थे। इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से उदारवादी जो हैं अनुनय विनय की नीति अपनाते हैं, ज्ञापन देना है, ये काम करते हैं, तो इनसे सरकार से कुछ होने वाला नहीं है, इनसे डिमांड पूरी नहीं होनी है। इन चीज़ों से ये जो है थोड़ा परेशान हो गए थे। ये जल्दी चाहते थे आज़ादी भी। तो उग्रवाद के उदय होने के प्रमुख कारण जो माने जाते हैं उनमें से कुछ एक कारण तो यही हैं कि जो उनकी उदारवादियों की नीतियाँ थी उनसे बहुत सारी जो हमारे युवा वर्ग थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो ब्रिटिश राज की प्रकृति को भी ये लोग अच्छे से समझ चुके थे कि वास्तव में क्या कर रही हैं। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण दमन का ही नीति अपनाई। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव पड़ रहा था। प्रशिक्षित नेतृत्व भी अब आने लगा था। भारतीय विचारकों का भी प्रभाव, इन सभी के कारण जो है उग्रवादी चरण का जन्म होता है। 1905 से 1919 तक का ये चरण माना जाता है। यहाँ सबसे पहली घटना होती है बंगाल विभाजन, जहाँ से इसको अपने मानते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और विभाजन करने के पीछे सरकार का ये तर्क दिया कि मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो तो ये था कि बंगालियों की आबादी को कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बना दे ताकि कंट्रोल किया जा सके और बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना उठ रही है उसको दबा दिया जाए, क्योंकि इस समय बंगाल जो है वो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बना हुआ था। बंगाल विभाजन का घटनाक्रम इस प्रकार से रहा। दिसंबर 1903 में प्रस्ताव रखा गया। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होने की घोषणा कर दी गई और इसी दिन पूरे बंगाल के अंदर शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर की अपील पर लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां भी बांधी थी। 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक जो है रचना लिखी और 1972 में इसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बनाया गया। 1911 में इतने प्रयास करने के बाद में बंगाल विभाजन जो है वो रद्द कर दिया गया। भाषा के आधार पर बिहार और उड़ीसा जो है वो बंगाल से पृथक कर दी गई। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, वहाँ से उठा करके कहाँ ले गई? ये दिल्ली में ले गई। बंगाल विभाजन की जानकारी 1903 में प्राप्त हो गई थी, इसलिए उदारवादियों ने भी इसका विरोध किया था। स्वदेशी आंदोलन जब हुआ तो इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। उनका पत्र था संजीवनी, उसमें दिया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जनसाधारण तक फैलाने में स्वयंसेवी संगठनों ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी, जिनका जो प्रमुख उद्देश्य था, जिसमें सबसे प्रमुख जो था वो नाम आता है अश्विनी दत्त के द्वारा स्थापित स्वदेशी बांधव समिति। स्वदेशी आंदोलन को गणपति महोत्सव और शिवाजी जयंती के माध्यम से भी प्रचारित किया गया। स्वदेशी आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का नारा भी दिया गया था। तो देखिएगा, बंगाल विभाजन जब हुआ तो उसके बाद में उदारवादियों ने विरोध किया, स्वदेशी आंदोलन होता है। स्वदेशी आंदोलन में ये था कि एक तो हमें स्वदेशी चीज़ों को बढ़ाना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव है वो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा अपने पत्र संजीवनी के अंतर्गत दिया गया था।
स्वदेशी और बहिष्कार का जो आंदोलन है, इसमें स्वयंसेवी संगठनों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें स्वदेशी बांधव एक समिति आती है अश्विनी दत्त की। गणपति महोत्सव, शिवाजी जयंती के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा तत्काल बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है वो शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलता है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद जब ये शिष्टमंडल मिलता है तो शिष्टमंडल के पश्चात पूर्वी बंगाल के मुसलमानों ने बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया। यानी सरकार के साथ में इनकी बात होती है तो एक प्रकार से सरकार को समर्थन दे देते हैं और बंगाल विभाजन के समर्थन में ये सभाएं करना शुरू कर देते हैं। शिमला शिष्टमंडल का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। ये दिखाना चाहते थे कि मुसलमानों के सरकार में निष्ठा है, इससे मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की जो है रक्षा होगी, उनका विस्तार होगा, ऐसा इनका मानना था। 30 दिसंबर 1906 को एक बैठक का आयोजन किया जाता है जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन को स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है। तो यहीं से एक बहुत ही बड़ी हम कह सकते हैं संस्था, ऐसी संस्था जिसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की थी, जिसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वो यहीं से कदम उठाया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो वकार उल मुल्क हुआ करते थे। इसके बाद में देखिएगा दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें तो ये एक राज्याभिषेक समारोह हुआ करता था जिसमें ब्रिटेन के राजा और रानी का राज्याभिषेक हुआ करता था। भारत में ये 3 बार हुआ, 1877, 3 और 11 के अंदर। सतंतर के दरबार को उद्घोषणा दरबार भी कहते हैं। ये एक आधिकारिक कार्यक्रम था। इसमें महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। 1930 का जो दरबार था वो एडवर्ड सप्तम और एलेक्जेंड्रा के राज्याभिषेक का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया गया था। 1911 वाले की बात करें तो लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड हुआ था। इसी के साथ में 1912 में कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया जा रहा था तो ऐसे अवसर पर इन्होंने बम फेंकने की योजना बनाई थी। जब लॉर्ड हॉर्डिंग अपने परिवार और शाही राजवंश के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था। इसके पश्चात दिल्ली षड्यंत्र केस में मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद पर मुकदमा चलाया गया और इन सभी को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, इस चरण में जो कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन हुए उनकी बात करें तो 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और स्वराज शब्द का जो है वो प्रथम बार यहाँ प्रयोग किया गया था। 1907 में सूरत का अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। स्वागत चेयरमैन जो थे वो स्वागत समिति के वो त्रिभुवन दास थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, कांग्रेस विभाजन के लिए जिम्मेदार सूरत अधिवेशन था। 1908 में मद्रास में हुआ। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का संविधान का निर्माण किया गया। मार्ले मिंटो सुधार का स्वागत भी इसमें किया गया जो कि प्रस्तावित था। 1909 में लाहौर में हुआ। इसमें मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 द्वारा धार्मिक पृथक निर्वाचन प्रणाली जो चालू की गई थी उसको अस्वीकृत किया गया था। 1910 में इलाहाबाद में विलियम वेडरबर्ग ने किया। 1911 में कलकत्ता में बिशन नारायण दर ने किया। 1912 में बांकीपुर में हुआ। रघुनाथ मुधोलकर थे इसके अध्यक्ष। और 1913 में कराची में हुआ। इसमें देखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वशासन के लिए एकीकृत प्रयास करने से संबंधित बातें की गई थी। 1915 में हम देखें तो बम्बई में हुआ। लॉर्ड एसपी सिन्हा ने अध्यक्षता की। और इससे पहले 1914 में मद्रास में हुआ। भूपेंद्र नाथ बसु ने अध्यक्षता की। इसमें एनी बेसेंट कांग्रेस की सदस्य बनी थी। और 1915 में हमने देखा एसपी सिन्हा। 1916 में लखनऊ में हुआ। इसमें अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ देखिएगा जो गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था कांग्रेस में, उसका पुनः समझौता हो जाता है। तिलक समर्थकों ने भाग लिया था इसमें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जाता है जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है 1916 में। 1917 में कलकत्ता में होता है जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थे। 1918 में बम्बई में हुआ जिसमें सैयद हसन इमाम ने अध्यक्षता की। 1918 में दिल्ली में हुआ जिसमें मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की।
और 1919 में अमृतसर में हुआ, जिसमें जलियांवाला बाग कांड के कारण यहाँ पर ये किया गया था। इसके बाद में हम देखें प्रमुख आंदोलन और घटनाएं, इनके विषय में बात करेंगे। तो होम रूल आंदोलन, सबसे पहले हम देखें 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में 28 अप्रैल को। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। कब की? 1916 में। इसका उद्देश्य जो था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। यानी इसका उद्देश्य क्या था होम रूल लीग का? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही रहना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से हमें स्वशासन को प्राप्त करना है। एक औपचारिक समझौते के अनुसार निर्णय हुआ कि एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और केंद्रीय प्रांत के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर होगा। महाराष्ट्र और केंद्रीय प्रांत पर तिलक का होम रूल होगा। यानी होम रूल लीग भी दो भागों में कार्य कर रहा था, एक तिलक का था और एक एनी बेसेंट का था। तिलक के होम रूल लीग की बात करें तो इसका प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार तक था। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से इसका खूब प्रचार किया। तिलक ने पूरे देश में जनमत जुटाने का प्रयास किया और नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस लीग के प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा और शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज्य से जोड़ दिया था। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की बात करें तो इसमें सचिव जॉर्ज ऑन्ड्रूल को बनाया गया था और होम रूल लीग इन्हीं के दिमाग की उपज मानी जाती है। इन्होंने अपने विचार 1 जनवरी 1914 को साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ में रखे थे। एनी बेसेंट की लीग से सुब्रमण्यम अय्यर, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता जुड़े हुए थे। यानी मुख्य नेता एनी बेसेंट से ही जुड़े हुए थे। होम रूल लीग की स्थापना बाह्य देशों में भी हुई थी। 7 जून 1916 को लंदन में भी इसकी स्थापना हुई। 1915 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अमेरिका में भी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसने जल्दी ही ब्रिटिश सरकार की नवीन नीति के निर्धारण के लिए बाध्य कर दिया। होम रूल लीग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों का प्रभाव जो है वो लगभग समाप्त हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति आई इसके कारण और चेतना का संचार हुआ। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। मोंटेग्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का कार्य बंद कर दिया। एक खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। किस लिए हुआ ये कि ब्रिटेन जो है वो तुर्की पर आक्रमण कर रहा था, उसके खिलाफ युद्ध कर रहा था। तुर्की एक मुस्लिम राज्य था और जिसका नेतृत्व खलीफा के पास था और खलीफा जो थे वो उसके मतलब एक प्रकार से मुसलमानों के मुख्य धर्मगुरु माने जाते थे। मौलाना अल हसन, अब्दुल बारी, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली जैसे नेता तुर्की के समर्थक थे। ये सभी इनके समर्थक हुआ करते थे। मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश निष्ठा को बनाए रखने के लिए सरकार ने इन्हें आश्वासन दे दिया कि तुर्की की अखंडता और अरब तथा मेसोपोटामिया के पवित्र इस्लामी स्थानों को सुरक्षित रखा जाएगा, उनको कुछ नहीं किया जाएगा। तो इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद में तुर्की के साथ में भी वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा अन्य पराजित राष्ट्रों के साथ भी। 10 अगस्त 1920 को जो सिवर्स की संधि के साथ ही तुर्की का भी क्या हो गया, विभाजन हो गया। इसके साम्राज्य के मुस्लिम बहुल प्रदेश छीन लिए गए और उसे मित्र शक्तियों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के पूर्ण अधीन कर दिया गया था। इसी कारण से सितंबर 1919 में कि खिलाफत कमेटी का गठन किया गया आंदोलन करने के लिए। 23 नवंबर को इसका पहला सम्मेलन दिल्ली के फजल उल हक की अध्यक्षता में हुआ। अगले दिन के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसी समय उलेमाओं ने जमायत उल उलेमा की भी स्थापना की। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। गांधी जी रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा कर चुके थे। दिल्ली में गांधी जी इसे मुसलमानों की समस्या के साथ प्रस्तुत करना चाहते थे। जनवरी 1920 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी एक शिष्टमंडल जो है वो वायसराय के पास में भेजती है। इसका उद्देश्य था कि सरकार को तुर्की साम्राज्य और खलीफा के रूप में सुल्तान की प्रभुसत्ता को बनाए रखना, इस आवश्यकता से अवगत कराना था। जनवरी 1920 में दिल्ली में खिलाफत आंदोलन की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कलकत्ता में ही अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस में से स्वीकार भी कर लिया गया था। दोस्तों, तो जनवरी 1920 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन दिल्ली में खिलाफत कमेटी
जो खिलाफत कमेटी है उसी की बैठक में गांधी जी ने असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इसी समय रोलेट एक्ट आता है। सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति जो थी 10 सितंबर 1917 की, इसी की सिफारिश के आधार पर रोलेट एक्ट बना था। इस कानून के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक बंदी बनाया जा सकता था, ऐसा प्रावधान किया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। साथ ही युद्ध के समय नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करना एक स्थायी प्रयास था। गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया, देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, बंबई में भी सत्याग्रह सभा का गठन किया। सत्याग्रह नामक गैर कानूनी पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। 30 मार्च को दिल्ली में सत्याग्रह आरंभ हो जाता है। स्वामी श्रद्धानंद के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं। अमृत बाजार पत्रिका इस कानून को भारी भूल, न्यू इंडिया इसे पैशाचिक, पंजाब इसे निर्लज प्रयास और बॉम्बे क्रॉनिकल इसे दमन का चक्र कहती हैं इस कानून को। गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश इस समय प्रतिबंधित कर दिया गया। 9 अप्रैल को गांधी जी पलवल हरियाणा में प्रवेश के समय गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। देश के आक्रोश के कारण बंबई ले जाकर इन्हें रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 1919 को अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलनों के लिए निर्धारित की जाती है। बाद में 6 अप्रैल को किया गया, लेकिन जनता की जानकारी के अभाव में 30 मार्च को ही हड़ताल हो गई। जनता को 30 मार्च निर्धारित थे, लेकिन वो सूचना नहीं पहुंच पाई। 6 अप्रैल को आगे चेंज किया गया था, लेकिन 30 मार्च को जनता जो हड़ताल शुरू कर देती है। और यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और इसी समय हो जाता है जलियांवाला बाग कांड, जिससे हम सभी अच्छे से वाकिफ है। 13 अप्रैल 1919 का दिन, वो काला दिन, बैसाखी के दिन, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा की जा रही थी, तो उस समय 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही जो थे उन पर गोली चलाने और अपने नेताओं सत्यापाल और डॉक्टर किचलू को जो है गिरफ्तार किया गया था, जिला बदर किया गया था। उनके लिए इस सभा का आयोजन किया जा रहा था 13 अप्रैल को। जनरल ओ डायर सरकारी आदेश की अवहेलना समझते हैं। धारा 420 की तरह ही एक आदेश था जिसकी जनता को जानकारी नहीं थी, तो इस प्रकार से एक बहाना बनाया गया सरकारी आदेश की अवहेलना, और इसे चारों तरफ से घेर करके बिना किसी पूर्व चेतावनी के गोलियां चलाएगी। इसमें सरकार के अनुसार 379, जबकि कांग्रेस के अनुसार 500 से 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी, और सभी जगह इसकी बहुत ज़्यादा भर्त्सना की गई थी। टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि जो दी हुई थी उसको वापस लौटा दिया। शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के बार बार आग्रह और व्यापक असंतोष को देखते हुए 19 अक्टूबर को हंटर कमेटी की स्थापना हुई। उसने इसकी जांच की, लेकिन दुर्घटना के लिए सरकार को कोई दोषी नहीं बताया। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी अपना सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रारंभिक दौर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। गांधी जी को हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो चंपारण सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया था 1917 में। चंपारण बिहार में है, जहाँ किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने 3/20 में भाग पर नील की खेती के लिए एक समझौता किया हुआ था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। यानी 3/20 भाग पर क्या करना है, नील की खेती करनी ही करनी है। इस समझौते से मुक्त होने के लिए और किसानों से लागत की मांग जो है बागान मालिकों द्वारा तय की गई थी, जिसके विरोध में किसान जो है वो विद्रोह कर रहे थे। तो किसके विरोध में था ये? 3 कठिया जो पद्धति थी नील की खेती की, चंपारण सत्याग्रह उनके लिए किया गया था, इस समझौते से मुक्त होने के लिए और किसानों से जो है लागत की मांग के लिए जो बागान मालिकों के द्वारा तय की गई थी उसके लिए ये आंदोलन हुआ था। किसानों ने विद्रोह किया। चंपारण के राजकुमार शुक्ल जो हैं वो लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं चंपारण आकर के नेतृत्व करने का। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। प्रशासन उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश देते हैं, यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह छेड़ने की धमकी देने पर आदेश वापस ले लिया जाता है। मामले की जांच के लिए एक आयोग बैठता है जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया जाता है और इसी आयोग की अनुशंसा पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है और अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% किसानों को वापस भी कर दिया जाता है। इसी आंदोलन के सफल नेतृत्व के पश्चात ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी।
दूसरा जो गांधी जी का मुख्य आंदोलन रहा था वो था 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ एक आंदोलन किया, जिसमें नेतृत्व गांधी जी ने किया। इस आंदोलन की जो बागडोर है गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को संभाली थी। इससे लाचार होकर सरकार ने आदेश जारी किया कि लगान की वसूली उसी से की जाए जो देने में सक्षम हो। इस प्रकार से एक और जो है आंदोलन इनके द्वारा जीत लिया जाता है और सफल आंदोलन होता है। खेड़ा वो स्थान था जहाँ पर गांधी जी ने प्रथम वास्तविक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तीसरा जो है आंदोलन इनका अहमदाबाद मिल हड़ताल वाला है 1918 का। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के मध्य प्लेग बोनस को लेकर के विवाद होता है 1918 में। मिल मालिक 20% देने को राजी थे, लेकिन जो मजदूर थे वो 35% बोनस चाहते थे और मिल मालिकों ने कहा था कि अगर बोनस नहीं स्वीकार करेगा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए आंदोलन हुआ। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठते हैं। इस अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामलों को ट्रिब्यूनल को सौंप देता है। ट्रिब्यूनल उन्हें 35% बोनस देने का फैसला करता है। इस प्रकार से ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर हम बात करें गांधीवादी प्रथम युग की, जो हमारा शुरू होता है 1919 से 1929 तक। असहयोग आंदोलन हुआ इस समय 1920 से 1921 का। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, ये याद रखना, कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था, जिससे दिसंबर 1920 में हुए नागपुर वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि की गई थी। तो विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन उसकी पुष्टि कब की गई थी? नागपुर वार्षिक अधिवेशन में। इसके दो भाग थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक ये था या रचनात्मक ये था कि राष्ट्रीय विद्यालयों और पंचायती अदालतों की स्थापना की जाएगी, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना की जाएगी, स्वदेशी का प्रसार, कताई बुनाई आदि की जाएगी। नकारात्मक ये था कि सरकारी उपाधि और प्रशस्तियों को लौटा दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों आदि का बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी उत्सवों समारोह का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार किया जाएगा, अवैतनिक पदों से और स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से भी त्यागपत्र दे दिया जाएगा। गांधी जी 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। पूरे देश में शोक छा जाता है, हड़तालें होती है, प्रदर्शन होते हैं, कुछ लोग उपवास भी रखते हैं। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को खूब सारी सफलता मिली। लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों को छोड़ा। 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित हुए। शिक्षण संस्थाओं और इस समय सबसे ज़्यादा बहिष्कार जो हुआ बंगाल में हुआ शिक्षण संस्थाओं का। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में बिल्कुल ही फेल हो गया था। गांधी जी ने भी अपना केसरी हिंद, जुलू पदक, बोर पदक जो उन्हें अंग्रेजों की सेवा के दौरान मिला था, तो इसे भी वापस कर दिया। गांधी जी का अनुकरण कर अनेक सैकड़ों भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से मिले हुए पदकों को वापस किया। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई जाती थी। 1 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं वो भारत आते हैं। इस दिन सरकार की क्रूर नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। वेल्स के बम्बई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान मिलती हैं, उजड़ी हुई नजर आती हैं। फरवरी 1922 को गांधी जी वायसराय को एक कागज़ लिख करके धमकी देते हैं कि यदि हफ्ते के अंदर अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां बंद नहीं होती हैं तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वायसराय को धमकी दी गई थी उसकी समय सीमा पूरी होती है। उसी समय गोरखपुर जिले में एक कांड हो जाता है जिसे हम सभी चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। 5 फरवरी 1922 की रात थी। यहाँ एक भयानक कांड होता है। इसमें भीड़ जो है पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर ही जिंदा जला देती है। इस घटना से ही आहत होते हैं गांधी जी और शीघ्र ही आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं और आंदोलन समाप्त भी हो जाता है, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा गांधी जी की निंदा भी होती है। जिस समय जनता का उत्साह चरम सीमा पर था उस समय आंदोलन को वापस लेने पर गांधी जी के निर्णय से देश को काफ़ी आघात पहुंचता है। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सी आर दास, अली बंधु, ये सभी इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हैं। गांधी जी भी लिखते हैं, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान, हर यंत्रणापूर्ण बहिष्कार और यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ, ऐसा कहा था।
ब्रिटिश सरकार 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेती है। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष की कैद देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 फरवरी को ही इन्हें रिहा करना पड़ता है, 5 फरवरी 1924 को। आंदोलन को सफल बताते हुए कूपलैंड लिखते हैं कि गांधी जी ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने वो कर दिखाया जो तिलक भी नहीं कर पाए थे। राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बनाया, स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया, सरकार के ऊपर संवैधानिक दबाव डालना सिखाया, वाद विवाद और समझौते के द्वारा नहीं बल्कि शक्ति के द्वारा नहीं, एक विशेष शक्ति के द्वारा, और ऐसी शक्ति जो अहिंसात्मक थी। उनका आंदोलन शहरी बुद्धिजीवी वर्ग तक सिमटकर गाँवों की आम जनता तक पहुंचा और जागृति पैदा करने लग गया था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस सन 1921 ने देश को सचमुच एक अच्छी तरह से संगठित दल दिया। इससे पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक दल और बातचीत करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को न केवल एक नया संविधान और राष्ट्रव्यापी आधार दिया है, बल्कि उन सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया। अब कांग्रेस क्या बन गई थी? राष्ट्रवादी संस्था बन गई थी एक। इस समय के कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करें तो 1920 में कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की, विशेष अधिवेशन था। सामान्य जो हुआ वार्षिक होता है नागपुर में, विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में, इसमें नया संविधान तैयार हुआ। 1931 में अहमदाबाद में CR दास इस समय जेल में थे, कार्यवाहक रहे हकीम अजमल खां जिन्होंने अध्यक्षता की थी। वल्लभ भाई पटेल स्वागत कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1923 के विशेष अधिवेशन दिल्ली में मौलाना आज़ाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष माने जाते हैं। 1923 में काकीनाडा में, 1924 में बेलगाम जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और एकमात्र ही मानते हैं अपने। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। 1926 में गुवाहाटी में, 1927 में मद्रास में, 1928 में कलकत्ता में, 1929 में लाहौर में। फिर हम बात करते हैं गांधीवादी युग के दूसरे चरण की, 1929 से 1939 की। तो यहाँ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 में। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी सभा को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। इसके पश्चात 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक होती है, जिसमें महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी जाती है। आंदोलन शुरू करने से पहले इस आंदोलन को टालने का भी पूरा प्रयास किया जाता है। गांधी जी इरविन को एक 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत भी करते हैं, लेकिन गांधी जी 11 सूत्री मांग को नहीं माने जाने के कारण इरविन को एक और पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। अब इंतजार की कड़ियाँ खत्म होती है और आंदोलन शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में, देखिए दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है ये, 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 200 किलोमीटर की लंबी यात्रा की, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वह सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी और यहाँ पे ये भी यात्रा करते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। यानी एक प्रकार से सभी देशों में, पूरे देश में ही स्थान स्थान पर यह आंदोलन हमें देखने को मिल रहा था। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती संगठन होता है शामिल, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाता है। पूर्वोत्तर में 13 वर्षीय नागा महिला थी गाडिल्यू, वो भी इसका समर्थन करती है। इसके लिए नेहरू जी इसे रानी की उपाधि भी देते हैं। ब्रिटिश सरकार जून 1930 को कांग्रेस और उससे संबद्ध संगठनों को गैरकानूनी घोषित कर देती है। नेहरू और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके विरोध में मुंबई में मजदूरों ने विरोध किया, कई पुलिस से संघर्ष हुए, कई मजदूर मारे गए। इस आंदोलन के समय सबसे भयानक दमन चक्र हमें दरासना में देखने को मिलता है 21 मई को। यहाँ 25,000 सेवकों को दरासना नामक कारखाने पर धावा बोलने से पहले लाठियों से पीटा गया। तो देख सकते हैं कितना यहाँ पर दमन चक्र चलाया जा रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारों स्त्रियां ऐसी थीं जिन्होंने घर के चार दीवारी को लांघा, सड़क पर आकर शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया, गिरफ्तार होकर जेल भी गई थी।
इसके बाद में गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। ये डेट आ जाती है। इसकी मुख्य बातें थी, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देगी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस आधार पर तैयार हुई थी। उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, दूसरा था जिसमें भाग लेने के लिए इसलिए तैयार हुई कि सम्मेलन में पेश किया जाने वाला संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन व्यवस्था, भारत के हित को देखते हुए आदि के बारे में आधारित होगा। सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं थे उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने देने के अधिकार दिए जाएंगे। नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी, नमक टैक्स नहीं लिया जाएगा। गांधी इरविन समझौते को 1931 में अनुमोदित कर दिया जाता है। इस समझौते की आलोचना होती है और सबसे ज़्यादा गांधी जी की आलोचना भी इसी आधार पर होती है कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की रिहाई के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया था। भगत सिंह की पृष्ठभूमि में गांधी जी इरविन समझौता स्वाधीनता संग्राम के कुछ उन प्रकरणों में से मानते हैं जो गांधी जी की आलोचना के लिए जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 को। 1 दिसंबर 1931 के मध्य एकमात्र प्रतिनिधि कांग्रेस के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था और इनके विरोध में चर्चिल ने लिखा था, वह यानी सरकार देशद्रोही फ़कीर को बराबर का दर्जा देने की बात कर रही है। सम्मेलन के समय रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, सैमुअल होर भारत सचिव थे, वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। दलित नेता भीमराव अंबेडकर भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दी थी। यह सम्मेलन सांप्रदायिकता पर विवाद के कारण पूरी तरह से फेल हो जाता है। फ्रैंक फॉरेस्ट नामक ब्रिटिश नागरिक गांधी जी के बारे में इसी सम्मेलन के समय कहते हैं, अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अलौकिक है, अनोखा है, दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। 28 दिसंबर 1931 को लंदन से मुंबई आते हैं और कहते हैं, यही सच है कि मैं खाली हाथ लौट आया हूँ, लेकिन मुझे संतोष इस बात का है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे मैंने नीचे नहीं गिरने दिया। गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद वेलिंगटन से मिलने की इच्छा की, लेकिन वायसराय मिलने से मना कर देते हैं। साथ ही गांधी इरविन समझौता भी उस समय खत्म हो जाता है। अब गांधी जी दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा करते हैं। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34। इसके शुरू होने के शीघ्र बाद ही कांग्रेस के मुख्य नेता गांधी, नेहरू तथा खान अब्दुल गफ्फार खां आदि को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस को पूर्णतः गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है। इसी आंदोलन के समय 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं, जिससे आंदोलन की दिशा ही बदल जाती है। इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा जाता है बल्कि दलित वर्ग पर भी लागू कर दिया जाता है। 8 मई 1933 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप और देश से अस्पृश्यता को जड़ से मिटाने के उद्देश्य से जेल में ही शुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास करते हैं। उपवास से पूर्व गांधी जी कहते हैं कि या तो छुआछूत को जड़ से मिटा दो या फिर मुझे अपने बीच से उठा दो, ये मेरी अंतरात्मा की पुकार है और चेतना का निर्देश है। उपवास शुरू होने के बाद गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। रिहाई के बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को 12 सप्ताह के लिए स्थगित कर देते हैं। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं, लेकिन इस आंदोलन को निराशाजनक स्वरूप के कारण ही शीघ्र ही स्थगित करना पड़ता है और विठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल भी घोषित करते हैं। पूना पैक्ट होता है पृथक निर्वाचन प्रणाली में। जब देखिएगा दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, तो इसी के लिए गांधी जी की थोड़ी नाराज़गी थी और इसी के लिए इन्होंने अनशन भी शुरू किया था। उपवास के 5 दिन बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर में पुनः समझौता होता है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन जो था उसको समाप्त कर दिया जाता है। हरिजन उत्थान के लिए गांधी जी अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करते हैं। हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन सितंबर 1932 में होता है। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी वर्धा से हरिजन यात्रा भी प्रारंभ करते हैं। यात्रा के दौरान गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए जाते हैं, उनकी सभाओं में उत्पात भी मचाया जाता है, विरुद्ध पर्चे भी बांटे जाते हैं। 25 जून 1934 में यहाँ तक कि गांधी जी की कार पर बम भी फेंका जाता है। दोस्तों तो देख सकते हैं पूरा विरोध इस समय इनका चल रहा था।
इस समय जो अधिवेशन हुई यहाँ देखिएगा 1930 में किया नहीं गया, 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पेश किया गया, 1932 में दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया, 33 में कलकत्ता वाला भी, 34 में हुआ था बम्बई में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी, 35 में आयोजित ही नहीं हुआ, 36 में लखनऊ में नेहरू की अध्यक्षता में, 38 में हरिपुरा में यहाँ प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसमें त्याग पत्र दे देते हैं और बाद में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, त्रिपुरी संकट जिसको अपने बोलते हैं। तीसरे चरण की बात करें तो 1939 से 1947 तक का है। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं और दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। इस पर गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं और मानते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी ही हार है। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छानुसार कार्यकारिणी की समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा जाता है, लेकिन गांधी जी कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर देते हैं और इससे व्यथित हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस और वो भी पद से इस्तीफा दे देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसे हमने त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव तो कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र के पश्चात कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में होता है। इसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार इस शर्त पर सहयोग करेगी कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाएगा। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वायसराय लिनलिथगो कांग्रेस को सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लिनलिथगो के द्वारा हुआ था। इस अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु थे कि युद्ध के बाद, देखिएगा एक तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय की बात है ये, कि युद्ध के बाद प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा एक तो। दूसरा, वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी संख्या में अतिशीघ्र वृद्धि की जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट बनाने का मुख्य लक्ष्य रहेगा। ये इसके प्रमुख बिंदु थे अगस्त प्रस्ताव के, लेकिन सफल नहीं रहा और गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है। 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत जो अगस्त प्रस्ताव था उसको पूरी तरह से गांधी जी अस्वीकार कर देते हैं और व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने का निर्णय लिया जाता है। 17 अक्टूबर 1940 को ये प्रारंभ होता है। प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया जाता है। दूसरे सत्याग्रही थे नेहरू। इसका दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ। इसके अलावा राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, अरुणा सिफ अली, ये भी सभी इसके दौरान जेल में जाते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। 22 मार्च 1942 को भारत भेजा जाता है। इसके मुख्य बिंदु थे, युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा जो किसी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। वह चाहेगा तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद भी कर पाएगा। युद्ध के पश्चात एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ों दोनों के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इनमें से कुछ सदस्यों को प्रांतीय विधायिकाओं और कुछ को शासकों के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद में एक संविधान निर्मात्री परिषद भी बनेगी जिसमें भारत और ब्रिटिश भारत के भी और देसी रजवाड़ों दोनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत अगर नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहे तो फिर वो अपनी संवैधानिक स्थिति को भी बनाए रख सकता है। युद्ध के दौरान एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। महात्मा गांधी क्रिप्स जो प्रस्ताव था उसको मानते नहीं हैं, उत्तर तिथिया चेक बोलते हैं। संभवतः नेहरू जी ने इसमें जोड़ा था कि एक ऐसे बैंक के नाम जो कि टूट रहा है। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में कहा जाता है कि भविष्य के वायदों से संतुष्टि नहीं चाहिए, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि चाहिए। अब एक महान आंदोलन, बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आर पार की लड़ाई बोलते हैं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इससे पहले 27 अप्रैल 1942 को इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी पहले ही
अंग्रेज़ों को भारत जाने के लिए कह चुके थे। लेकिन 14 जुलाई 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पास किया जाता है। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पास किए जाने से पूर्व गांधी जी कांग्रेस के भीतर ही भारत छोड़ो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती दे रहे थे। कह रहे थे यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता तो देश की बालू से ही मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करे तो उनका विरोध भी किया जा रहा था, जिसके लिए इन्होंने ये शब्द कहे थे। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक होती है। इसमें मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में वृद्धा प्रस्ताव, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था, उसकी पुष्टि कर दी जाती है। और कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन को थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को पारित कर देती है। मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी जो हैं दोनों इसका बहिष्कार करती हैं। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था, संपूर्ण आज़ादी से कम मुझे कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है, मुझसे संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को समाप्त करने का प्रस्ताव दे दें, लेकिन मेरे शब्द वही होंगे कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है हम भारत को आज़ाद करेंगे या इसकी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो एक बहुत ही जोशीला भाषण इस समय इनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं पूरी आज़ादी चाहता हूँ, उससे कम हो सकता है वो कोई लालच के रूप में नमक, टैक्स को छोड़ना, शराबखोरी को बंद करना, इसके बारे में बात करें, लेकिन हमें आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बिजू पटनायक, आरपी गोयनका भूमिगत नेता थे। बम, गोला बारूद जैसी सामग्री के गुप्त संगठनों में बांटा करते थे। आंदोलन के प्रति सरकार के दमनात्मक रीति के विरुद्ध गांधी जी आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास की घोषणा करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें छोड़ देना पड़ता है। अब देखिए हम असफलता के कारण क्या रहे। एक तो कोई योजना नहीं थी, सुसंगठित नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, इसलिए नेतृत्व ही नहीं था। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, तो कोई नहीं था, ये स्वतः स्फूर्त था। क्रूरतापूर्व इसका दमन किया गया। फिर इसके बाद में आती है विवेल योजना। विवेल योजना अक्टूबर 1945 में लिनलिथगो की जगह विवेल जो हैं वो वायसराय बनते हैं। इन्हें शांति लाने के उद्देश्य से कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को रिहा कर देते हैं। 4 जून 1945 को एक योजना आती है जिसकी मुख्य बातें थी, केंद्र में नई कार्य परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय और सैन्य के प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी भारतीय रहेंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर रखी जाएगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल से, इनमें कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है और एटली सरकार में आते हैं। एटली भारत में आम चुनाव करवाने की घोषणा करते हैं। माउंटबेटन योजना इसके बाद में आती है। 20 फरवरी 1947 को एटली हाउस ऑफ कॉमन्स के समय बयान देते हैं कि जून 1948 को भारतीयों को सत्ता सौंपकर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं किया जाए तब तक अंग्रेजों को अधिकार होगा, वे चाहे जिसे शक्ति सौंप सकते हैं। इसके साथ ही विवेल के स्थान पर माउंटबेटन को जो है वायसराय बना के भेजा जाता है। 3 जून को माउंटबेटन भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसके प्रावधान थे। 15 अगस्त 1947 से भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी और सभी शक्तियाँ उन्हें हस्तांतरित कर दी जाएगी। सिंध, उत्तर पूर्व सीमा प्रांत, पंजाब, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान के सिलट जिले को छोड़कर सभी प्रांत भारत में शामिल होने चाहिए थे। पंजाब और बंगाल के लिए रेडक्लिफ आयोग के गठन किया गया। दोनों अधिराज्यों को, डोमिनियन स्टेट्स को प्रभुत्व संपन्न घोषित करके उन्हें अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा। दोनों अधिराज्यों के मंत्रिमंडलों के सुझाव पर गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पाकिस्तान ने जिन्ना को चुना और भारत ने माउंटबेटन को। 15 अगस्त से भारत मंत्री और इंडिया ऑफिस समाप्त हो जाएंगे। भारतीय राजाओं को भारत या पाकिस्तान में मिलने की इजाज़त दी गई थी। स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया गया कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं। फिर आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अंतिम रूप से माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पास करती है। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा 16 जुलाई 1947 को इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं।
14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाता है। जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली प्रधानमंत्री। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन और गवर्नर जनरल बनते हैं पहले और नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस प्रकार से भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन वैसे तो काफ़ी बड़ा है, 1 महीने में ख़त्म होने वाला है। कोशिश की है सभी ज़रूरी बातें 1 घंटे में समेट लें और लगभग सारी ज़रूरी चीज़ें हमने परीक्षा के अकॉर्डिंग जो ज़रूरी है रीट को देखते हुए वो मैंने सारी कर ली है। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ मिलते हैं और पूरा सिलेबस हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।